रन 2025 तक इस मेहंदवानी कॉलेज थे सेवा सीतन नीवा बीच थे नन अभी भी हैंदन। जब जब भी मीकू मिहिन लागल के नाकुन मिया पास थे वाइनल है तो नन नाकुन खुद तुम उचित समझे आए तना कि नन नावा काम पहुंचिन के मीजोर निवासी सी का नाकुन बड़े हर्ष आयता जर्रा है जा नाकुन समय से सीखी कि मावा भाषा, मावा संस्कृति, मावा सभ्यता, मावा कल्चर और इतना साथ शिक्षा इत बहुत जरूरी है कि नन इकावासिन के बहुत हर्ष उल्लास वातन मतलब बहुत नाकुन अच्छा लाग लेकिन जरा नाकुन अच्छा लाग कि नेड़ मावा बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है 1935 जयंती ईद का सिर्फ गौड़ी समाज तलान या बैगा समाज तलान या बोरे ओड़ी समाज तलान हिल्ले ईद मावा भारत देश तलान माकुम एना बारे ते ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहना चाहिए। तो मावा भाषा, मावा विचार, मावा इद वैज्ञानिक भाषा है। जब कभी ऐसा समय मिलेगा, समय कम है, तो मैं बताऊंगा कि मेरे गौड़ी भाषा से अंग्रेजी भाषा कैसे बना, मेरी गौड़ी भाषा से हिंदी भाषा कैसे बना, मेरी गौड़ी भाषा से संस्कृत भाषा कैसे बना। मेरे बहुत पुरखा हैं, उन पुरखाओं से भी आप लोग पूछिए, मैं भी इनसे सीखता हूं, मैं भी मंथन करता हूं, मैं भी आज पढ़ लिख करके प्रोफेसर हूं पर 2 बजे के बाद सोता हूं। आज वो उचित विचार करता हूं जो मेरी गोंडी भाषा है, उस गोंडी भाषा से अन्य भाषाओं का विकास कैसा हो। मैं लॉजिक नहीं तथ्य से सत्य कर सकता हूं, ये मेरे अंदर विचार और सत्य का परिकल्पना है। कभी आप लोगों को ऐसा लगे ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है तो अपन इसमें चर्चा करने आए हैं, जब अपनी सम्मेलन होगी गोंडियन, वो गोंगो क्यों कहा जाता है, सेवा हम क्यों कहते हैं, जोहार का मतलब क्या है, नन मतलब क्या है, उंडी मतलब क्या है, इम्मा मतलब कौन है, मावा गोत्र बाहुन बने आता, मम बाहुन पैदा आता मावा इद क्षेत्र बाहुनान, मावा गोंडवाना 6000 करोड़ वर्ष पूर्व बाहुन मत्ता अगड़ा हले बाहुन अवाता नन सबन की का है। हमें जब हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा पूर्वजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मैं अपने पूर्वज का भी मैं सेवा जोहार करता हूं। बीर सिंह के बेटा फागू, फागू के बेटा साहमेन, साहमेन की बेटा गुमाश्ता, गुमाश्ता के बेटा कोदू, कोदू की बेटा नवल सिंह, नवल सिंह की बेटा नवलू, नवलू मेरा पिताजी है, मैं उनका बेटा यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पूर्वज हैं। मैं इनको भी से सादा व्यवहार करता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ पूर्वजों को भूलता नहीं। ये हमारा गोंडियन कल्चर में इस प्रकार से हमारा शुरुआत होता है और मैं सगा समाज का सदा सदा सेवा जोहार करता हूँ और मैं इस मेहंदवानी का ऋणी हूँ, कर्ज हूँ। मैं जितना गुण गाऊं उतना कम है। इसीलिए मैं जब जब भी मेहंदवानी का नाम लेता हूं मेरे दिल से गदगद हृदय से भर जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ 6.5 साल तक सेवा दिया और अभी वर्तमान में आप लोगों की कृपा से रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला में पदस्थ हूं और मैं अभी भी वो काम कर रहा हूं जो समाज के लिए हो। मैंने मेरे बहुत साथियों से आग्रह किया, तो मैं आप क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा कि मैं बहुत मेरे साथियों से आग्रह किया कि अपन हम मिलकर के काम करेंगे, लेकिन मेरे साथी अब मेरे साथ देने को उतना तैयार नहीं है। मैंने 6.5 साल में भारतीय संविधान के दोहा, चौपाई, सोरठा, अलंकार, छंद सब कुछ कंप्लीट किया कर लिया है। अब उसको मैं टाइप कर रहा हूं। लगभग 1 साल में वो प्रकाशन हो करके वर्धा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से बात कर लिया हूं, वहां से प्रकाशन होकर के हमारे समाज के बीच में आ जाएगी। जैसे रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है, वैसे भारत के संविधान जो पिता हैं इनकी देन भारतीय संविधान को पढ़ा जाए।
बाबा साहब अम्बेडकर से हम प्रेरणा लेते हैं, आप सभी से प्रेरणा लेते हैं। हमारे अग्रज जिन्होंने पहले वक्ता भी दे चुके हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग सीख रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब अपने समकालीन युग में उन्होंने जिस प्रकार से अपना परिस्थितियां देखा, और बड़ी भाग्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ। ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है। इसके बाद भी हमारी जो समाज है, हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा देश है, कि हमारे विश्व का रत्न, भारत रत्न नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व का रत्न मानना चाहिए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर विश्व का रत्न मानना चाहिए, जबकि इसको हमारा भारत रत्न करके सीमित कर दिया गया है। अब जीवन चरित्र में थोड़ा हम जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार से पढ़े। उन्होंने जो पढ़ने का काम किया वो बहुत दयनीय रहा, जो आज हमारे साथ नहीं है, कि पग में उन्होंने पानी नहीं पी सका, स्कूल में सही शिक्षा उनको नहीं मिल पाती, दूर से शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उनको मौका मिला और उन्होंने ऐसा कारनामे किया कि आज भी अमेरिका विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना अग्रणी छात्रों में से एक मानता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब बाबा साहब अम्बेडकर 1913 में भर्ती होने जाते हैं, से 17 तक उन्होंने वहां अध्ययन करता है। अध्ययन के दौरान वो 18 घंटा पढ़ते थे 24 घंटा में से। तब हमारे देश में जब आंदोलन की प्रगति चरम सीमा पर था, तब एक बार लाला लाजपत राय बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, देश में जो आंदोलन चल रहा है 1916 में होम रूल आंदोलन भारत में चल रहा है, मैं यहां से काम कर रहा हूं, तो आप भी भारत का एक नागरिक होने के नाते मेरे साथ होम रूल आंदोलन में काम करें। तो बाबा साहब स्पष्ट कह देते हैं कि महोदय, आपके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, मैं आपको सम्मान करता हूं, आप मेरी अग्रज हैं, पर मैं यहाँ अध्ययन करने आया हूं, मैं अध्ययन पूर्ण करूंगा। और वो उस कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे पहले उस विश्वविद्यालय में प्रवेश होते थे और पता नहीं चलता था, वैसे सबसे बाद में उस विश्वविद्यालय से बाहर निकलते थे। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर 24 घंटों में से 18 घंटा अध्ययन करते थे, जहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन महाराज गायकवाड़ सयाजी से उनको उतनी छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, इसके कारण उनको वापस आना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि हमें भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा देना है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा व्यर्थ नहीं जाता, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा वो इतिहास गढ़ेगा। ऐसा बाबा साहब के विचार थे। और उस समय चरम सीमा छुआछूत, जाति प्रथा, अन्य ऐसे थे, लेकिन बाबा साहब कभी हार नहीं माने, कभी निराश नहीं हुए। अब क्यों निराश नहीं हुए? बाबा साहब निराश हुए नहीं, क्योंकि उन्होंने आप अपने से पहले ज्योतिबा फुले की इतिहास पढ़ा। जैसे ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था, ज्योतिबा फुले भी अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किए थे। 1847 तक उन्होंने अध्ययन करते हैं। 1847 के अंत में एक अपने ही समाज का एक व्यक्ति के साथ और अपने दोस्त के पास शादी में जाता है निमंत्रण में। उस शादी में उस दोस्त के माता पिता इस प्रकार से उसको धुतकारते हैं, वहां से ज्योतिबा फुले जो अपने अंदर ठान लेता है और 1848 में अपनी पत्नी को शिक्षा देता है, और 1848 में महिलाओं के लिए पहला शिक्षा स्कूल खोला जाता है। इससे पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो हम यहां बैठकर के कल्पना करें कि बाबा साहब के समय किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से अव्यवस्थाएं थी, कि बाबा साहब अम्बेडकर एक पहला व्यक्ति उस समाज से था कि उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो मुंबई आते हैं, मुंबई में प्रोफेसर बनते हैं। इसके बाद उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है कि उसके अंदर ये लगता है कि मैं इन चपरासियों से कम पढ़ा लिखा हूं क्या।
ये अपने आप में सवाल करता है बाबा साहब, जबकि भारत में ऐसी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इसके बाद भी जब उन्होंने हताश हो गए, कहीं कमरा नहीं मिल रहा है रहने के लिए, परेशान होना, चपरासी उनको नहीं छूते थे, नाई उनका बाल नहीं काटता था, लोग सुन करके दूर भागते थे। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब अंबेडकर को लगा कि और शिक्षा प्राप्त करना है। जब बाबा साहब अंबेडकर एक एक साथ 3-3, 4-4 विषयों में डिग्री प्राप्त करते थे, हमें इतिहास गवाह है कि बाबा साहब अंबेडकर ज्यादा वर्ष नहीं जिए, इसके बावजूद भी उनको 9 भाषा और 32 डिग्रियों की प्रतिभा हासिल थी। अगर वो अभी की स्थिति में 90-92 साल होते तो वो 100 पार कर जाते। ऐसी हस्तियां बाबा साहब अंबेडकर सबसे पहले शिक्षा को महत्व देते। अगर जो छात्र शिक्षा प्राप्त करेगा वो अपना अधिकार को जानेगा, और भारत के अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन या अन्य देशों में उनने घूम घूम करके लगभग 125 देशों का संविधान अध्ययन करता है। अरस्तु के बाद बाबा साहब अंबेडकर ही ऐसा व्यक्ति है विश्व में जो विश्व के सारे देशों के अध्ययन का संविधान को अध्ययन करता है। 125 देशों का अध्ययन किया। जो एडवोकेट बहुत थे हमारे देश में, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ पटेल, और हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन इतने संविधान नहीं अध्ययन किए जितना बाबा साहब अंबेडकर ने विश्व के संविधान को अध्ययन किया। वहां से उसने ठान लेता है कि जाति प्रथा जब तक उन्मूलन नहीं होगा तब तक आजादी का कोई महत्व नहीं माना जा सकता। इसीलिए सबसे पहले समानता को महत्व देता है, जाति प्रथा का उन्मूलन महत्व देता है, छुआछूत का उन्मूलन को महत्व देता है। इसके लिए उसने अध्ययन सबसे पहले ये करता है कि विश्व के अन्य देशों में किस प्रकार से संविधानों में व्यवस्था है और भारत देश की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से व्यवस्था है, ये सारी चीजों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार से हम लोग भी अगर अध्ययन करने लगे तो निश्चित है कि हमारे इतिहास में क्या व्यवस्था है, हम सारे लोग अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी व्यवस्थाओं को जानने लगेंगे। अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पुस्तकों में अध्ययन करें। अध्ययन का मतलब ये है कि हम पेड़ों के नीचे जाकर के भी अध्ययन करें, हम हमारे बुजुर्गों के बीच में जाकर के अध्ययन करें। और कहा भी ये जाता है कि भगवान बुद्ध जो पीपल के नीचे अपना अध्ययन किया, पीपल के नीचे अपने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अगर हम अध्ययन करते हैं तो भगवान बुद्ध भी हमारे 12वां गुरु अलार कलाम से भी शिक्षा लिया था। ये कभी आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। भगवान बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, इतिहास में पढ़िए। और अलार कलाम 88 शंभुओं में से 12वां शंभु था। उनसे भगवान बुद्ध ने सीखा और प्रकृति की ओर चल देते हैं। भगवान बुद्ध 2000 वर्ष पहले थे, उसके बाद फिर कबीर से डॉक्टर बाबा साहब सीखा, इसके बाद फिर ज्योतिबा फुले से सीखते हैं। इस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर समाज के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बाबा साहब अपने परिवार को समय नहीं देते, बाबा साहब अपने बच्चों को खो देते हैं, और इस प्रकार से उसने कई ऐसे आंदोलन करते हैं। मूक नायक पत्रिका संपादन करते हैं, उससे काम नहीं बनता है तो 1927 में अपना मनुस्मृति जलाते हैं, उससे काम नहीं बन रहा है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन में जाता है इंग्लैंड में, वहां फिर अपना 2 अधिकार मांगता है कि भारत में एसटी, एससी, ओबीसी, जिनको दलित पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, उनके साथ वहां अभद्र व्यवहार किया जाता है। जो जानवरों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, वहां उसमें जो शूद्र लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजों के से उन्होंने 2 अधिकार मांग के लाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाता है, वहां भी शूद्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अवर्धा जेल पुणे में रह करके बाबा साहब अंबेडकर के जो अधिकार प्राप्त करते हैं उनका विरोध करते हुए आमरण अनशन करते हैं। मजबूरी में बाबा साहब अंबेडकर को रोते रोते पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है उसमें साइन करते हैं और 2 अधिकार
वापस हो जाते हैं। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर बहुत मेहनत करते हैं। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर अपना जीवन योगदान देते हैं और 1935 में बाबा साहब फिर ऐलान करते हैं कि मेरे सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिल पाता तो मैं भले हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन मैं बुद्ध धर्म में दीक्षा लेकर के ही मरूंगा, अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर मरूंगा, हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के साथ काम करते हैं और काम करते हुए 1941 से 46 में जब श्रम मंत्री होते हैं तब हमारे देश के श्रम के लिए उसने काम करता है। बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनाते हैं अंग्रेजों के साथ कि एक महिला या पुरुष अगर नौकरी करेगा तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, जब वो रिटायरमेंट होगा तो उनके लिए क्या काम होंगे, जब उनके बच्चे होंगे, महिलाओं के लिए कानून बनाता है जिसको हिंदू कोड बिल कहा जाता है कि महिलाएं अगर बच्चे पैदा करेंगे तो निश्चित है कि वो बच्चे नहीं है बल्कि वो देश के भविष्य हैं। इसके लिए उनको मैटरनिटी की व्यवस्था किया गया, जो 6 माह के उनको रिलीव किया जाता है और आज हमारी महिलाएं को बराबर व्यवस्थाएं मिलती हैं, छुट्टी मिलती है। ये सब बाबा साहब की देन है। इसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता होने के द्वारा एक कमेटी तैयार किया जाता है। अंग्रेज कहते हैं कि जब आप लोग संविधान बना लेंगे तब आपकी देश को हम आजादी देंगे। अब आता है संविधान बनाने की, तब आंतरिक संविधान बनाए जाने की व्यवस्था शुरू होती है। तो 1946 में भारत का आंतरिक शासन शुरू होता है। तब एक कमेटी तैयार किया जाता है कि संविधान कौन बनाएगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि आप इंग्लैंड जाइए, वहां एक पावरफुल व्यक्ति हैं अंग्रेज, जो सर आइजनहावर, ये इतिहास में पढ़ लीजिए आप, सर आइजनहावर नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने विश्व के 6 देशों के संविधान को लिखा है। उस आइजनहावर को आप पत्र दीजिए कि हमारे तत्काल प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपको पत्र दिया गया है कि आपको भारत के संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तब उस समय सर आइजनहावर जो कहा उस पर आप गौर कीजिए। उसने कहा कि मैं भले ही विश्व के 6 देशों के संविधान लिखा हूं, लेकिन भारत का देश की संविधान को लिखने की मेरे पास काबिलियत नहीं है। तो विजय लक्ष्मी पंडित पूछती है कि क्यों नहीं है। तब सर आइजनहावर कहते हैं कि भारत का संविधान अगर कोई लिख सकता है तो वो भारत का ही महान व्यक्ति है। तो पंडित बोलती हैं कि वो महान व्यक्ति कौन है। तो सर आइजनहावर कहते हैं कि भारत के संविधान को लिखने का साहस अगर करता है या करने वाला व्यक्ति है तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत के संविधान को लिखने का साहस रखता है। इस प्रकार से सर आइजनहावर ने विजय लक्ष्मी पंडित को ये संदेश देते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भारत आती हैं और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताती हैं कि इस प्रकार से उन्होंने ये बात कहा। तब जाकर के कमेटी तैयार किया जाता है, संविधान रचने के लिए प्रारूप समिति तैयार किया जाता है, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, 7 सदस्य होते हैं। तो 7 सदस्यों में से ही भले कहा जाता है, कोई कहते हैं BN राव ने बनाया, कोई कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका कम रही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इतिहास पढ़िए, आप जानकार हैं, जितना से ज्यादा अध्ययन कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर बीमार हालत में होते हुए भी भारत के संविधान को लिखने के लिए मंजूर कर लेते हैं और 7 सदस्यों में से कोई सदस्य विदेश चले जाते हैं, कोई सदस्य बीमार पड़ जाते हैं, कोई अपने काम से भारत से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 9 देशों के संविधान को एकजुट करके भारत के संविधान लिखता है। 9 देशों के संविधान, और 9 देशों का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अमेरिका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान,
कनाडा का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, रूस का संविधान, फ्रांस का संविधान और जापान का संविधान। इसके बाद 1935 का संविधान, ऐसे कुल मिला के 9 देशों के संविधान मिला करके जहां से अच्छे अच्छे विचार हो और उन विचारों को भारत के संविधान में भारतीय व्यवस्थाओं के मूल के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो हमारे भारत के देश के संविधान को तैयार करते हैं और तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश की संविधान की रचना करता है। उनमें सबसे मूल पहल है भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक, जिनमें पहला अधिकार है हमारा समानता। बाबा साहब जानते थे जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं, और समानता सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर 395 अनुच्छेद 22 भागों में बांटकर 8 अनुसूचियों तैयार किया, और ये बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को तैयार करके हमारे देश को सूचित करता है। हमारा देश 1949 को स्वीकृत करती है, अंगीकार करती है, और 26 जनवरी 1950 को इस भारत देश के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसे महान हस्ती को मैं अपने नतमस्तक से सेवा जोहार करता हूं। अब हमारे लिए इस प्रकार से इन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए काम किया, और ऐसे बाबा साहब ऐसे हस्तियों को क्या हम भूल जाएं? नहीं, गलत है। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति जब पहला संसद में अपना जाने से पहले वो शपथ लेता है तो सबसे पहले माल्यार्पण बाबा साहब के सामने नतमस्तक करता है, तब अमेरिका का राष्ट्रपति वो अपना शपथ ग्रहण करता है। अब आप सोचिए, विश्व के 20 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां इस प्रकार से लगाए गए हैं जिनको रोज पूजा जाता है, और आज का दिन विश्व के 193 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के कलाकृतियों को सीखा जाता है, उनके विचारों को सीखा जाता है, उनसे प्रेरणा लिया जाता है कि मौन रहते हुए भी आपने ना बंदूक से, ना तलवार से, ना किसी धार से, बल्कि आपने दुनिया को बदल दिया कलम की ताकत से। तो हमें भी मेरे साथियों कि हमें भी कलम की ताकत दिखाना है, हमें भी शिक्षा की ताकत दिखाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना है, ज्यादा से ज्यादा हमें शिक्षा प्रेरित करना है, और बाबा साहब अम्बेडकर से हम प्रेरित लें, प्रेरणा लें। बस मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। नायिकाओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, और ये जो प्रणाम करने के बाद जो शक्ति हमें मिली है वो हमारे सामने आज जिसका हम जयंती मनाने जा रहे हैं वो हमारे पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। उसकी जितनी भी प्रशंसा करें, जितना भी नमन करें, वो बहुत कम है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो घटनाएं घटित हुई हैं और उन्होंने जो समाज के लिए जो किया है उनके बारे में आप लोगों को पूरी बातें आप लोगों को बता दिया गया है। अब मैं फिर उसी बात को दोहराऊं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुद्ध से बुद्धि मिली, बुद्ध से बुद्धि मिली, और मिला कबीर से ज्ञान, ज्योतिबा से ज्योति मिली, और बाबा साहब से मिला संविधान। सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे देश में 2 प्रकार की संविधान थी, अब वो चीज मैं सामने लेके आया नहीं, गलती मेरे से ये हो गई क्योंकि हमेशा उनको साथ में रखता हूं। एक होता है मनुस्मृति वो संविधान, जो संविधान के पहले का संविधान,
वो है मनुस्मृति, माने मनु के द्वारा लिखा गया संविधान, और दूसरा संविधान हमारा बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान। दोनों संविधान हैं। और विडंबना ये है कि हमारा 90% लोग अभी भी उस मनु के विधान से ही चलते हैं। सिर्फ संविधान हमारा 10% लोग ही हम लोग पालन करते हैं। और जिस दिन हम अपने बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान का अध्ययन करके उसके अनुसार अगर चलने लग जाए तो हमारा जीवन का पूरा विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था तो विदेश का पूर्व राष्ट्रपति जब लाके बाबा साहब रखे थे विश्व पटल में, तो उन्होंने अपने सिर में रख करके उसको नृत्य किया था। बोले थे कि अरे इस संविधान के अनुसार अगर विश्व चल दे तो 5 साल में विश्व में अशिक्षा, बेरोजगार, गरीबी सारे के साथ समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। उस संविधान को लेकर के उस विदेशी राष्ट्रपति उसको नृत्य किया था। लेकिन विडंबना ये है हमारे देश में तथाकथित लोगों को बाबा साहब का नाम तो लेना बहुत दूर, उसकी जयंती मनाने में भी बहुत तकलीफ होती है। किसी भी दूसरे कोई नाम वैसे लेना नहीं चाहता, क्योंकि नाम लेने में खुद प्रूफ देना पड़ता है। बाम सेब किया जाता है, कोई बात करता है प्रमाण के साथ करता है। अब मैं बात भाई कर दूं, मान लो कोई सामने आएगा तो प्रमाण का, इसलिए मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। तथाकथित किसी दूसरे जयंती मनाएंगे, देखना पूरा रोड भर जाएगा, हर चौराहे में भंडारा चालू हो जाएगा, हर गली मोहल्ले में सब झंडे बड़े लग जाएंगे। बाहरे अगर बाबा साहब को जान लेती तो वो नौबत दूसरी होती। इसलिए मैं भाइयों आप लोग ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम चाहते हैं जैसे बाबा साहब की स्टेचू लगवाना है, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। स्टेचू लगाएंगे तो हमारा वो कहा कोई भी आकर के उसका अपमान कर देगा, कोई भी आके उसको जूता मारेगा, माला नहीं पाएगा, कुछ भी करते रहेगा। उसके बदले में आप स्टेचू ना बनाओ, एक एक संविधान हर परिवार में रखो और हर दिन समय आधा घंटा उस संविधान में अपने परिवार में चर्चा करो। तो स्टेचू जो हमको शिक्षा नहीं देगा वो हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार वो भी स्टेचू से ज्यादा हो गया। भाई स्टेचू बना दिया वो कोई अनादर कर दिया, तो अब हमको सहन नहीं होगा बाबा साहब को जूता मार दे, सहन होगा क्या? उसका कोई तोड़फोड़ कर दे, हम 24 घंटे उसको नहीं कर सकते। रखना बना ले अच्छी बात है, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम बाबा साहब का अगर मिशन को समझते हैं तो बाबा साहब का संविधान की किताब हर व्यक्ति को अपने घर में, परिवार में रखना चाहिए और उसका अध्ययन भी करना चाहिए। यही भी निवेदन करके आप लोगों से मैं विदा लूंगा, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो रात व्यतीत हो जाएगी। चर्चाएं 10वीं जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इनके संबंध में डॉक्टर गौरी शंकर परस्ते साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि जोहार मैं समर्पित करना चाहूंगा, जिसने आज हमारा इतिहास नहीं है लेकिन आपने शोध करके और हमारे गौंडियन के संबंध में इतिहास लिखा है। साथ ही जीतन मीणा उन्होंने भी एक किताब लिखी है, भारत देश के विकास में आदिवासियों की भागीदारी। उनके श्री चरणों में इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि जोहार समर्पित करना चाहूंगा। साथ ही मेहदवारी विकास खंड के जब मैं अपने समाज के संबंध में सोचता हूं तो मुझे जो पीड़ा होती है वही पीड़ा का इलाज करने आया हूं। साथियों, जब मैं हमारे समाज के संबंध में चिंतन करता हूं, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो या एससी हो,
सबका डीएनए एक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी की एक ही पहचान है कि सबका डीएनए एक समान है। आज हम चिंतन करते हैं तो ये बातें हैं कि मैं समाज के लिए मैं क्या संज्ञा दूं, चिंतनी बोलूं, दैनी बोलूं, क्या बोलूं। जितना बोलूं उतना ही छोटा मुझे नजर आता है। हमारी बहन बेटियों का दिन दहाड़े बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, और ये शोषण का काल आज और कल परसों का नहीं है। लगभग 4000 वर्षों से हम अत्याचार और शोषण सहन करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे सगा समाज के बंधुवर, मेरी माताएं, आखिर कब तक सहती रहोगी? मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, यह हल मैं नहीं बता सकता। आप खुद को पूछें कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे सगा समाज के बंधुवर, यहाँ पर बैठे हुए लोग कमजोर नहीं हैं। जब हम भले ही हमारे दरबारी मनीवादियों ने हमारे राजा महाराजाओं के संविधान को जला दिया है, आज पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पहली से लेकर कोई भी स्तर में हमारा इतिहास पन्नों में दर्ज नहीं है। इसको हमको चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी जो इमारतें हैं, जो किला है, वो चीख चीख करके ये कह रहे हैं मेरे सगा समाज के बंधुओं कि आप लोग इतना कमजोर नहीं हो, लेकिन दहाड़ते क्यों नहीं हो। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, उनके बारे में बहुत सारी बातें हमारे सम्मानीय साथी परस्ते साहब ने कह दी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन उनका जो मूल मंत्र था उस बात को कहूंगा। उसने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम संगठित नहीं हो पा रहे, क्यों? उसका कारण यही है कि हम शिक्षित नहीं। पढ़ लिख के फुल पैंट पहन लेने से, बैग धर लेने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। इस बात को नोट करें। हमारा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा पढ़ा है। जो मनुवादियों ने लिख दिया उसको आप लोगों ने मान लिया। आपने ये सोचा नहीं कि ये बात सत्य है या असत्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि लिखा हुआ हर बातें सही नहीं होती हैं। इसलिए हमारे पुरखा कहते थे कि हमारे समाज को तर्कवान होना चाहिए, हमारे समाज को विचारवान होना चाहिए। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, जब तक आप विचार नहीं करेंगे, जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप लोग लिखे पढ़े ही रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं हो सकते। चिंतन किया है परस्ते साहब ने, चिंतन किया है मीणा साहब ने, जिसने शोध किया है, जिसने जाना है, समझा है। मैं समाज की ओर से अपने हृदय की गहराइयों से परस्ते साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे सगा समाज के लोगों, आप लोग जानते हो राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब, तोप के मुहाने पर अपनी शरीर की स्तर की धज्जियां अड़ाना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी नहीं। ढांगा राजा, जिसका सिर का कलम सिंधिया के घनघोर जंगल में सिर्फ कलम करके अंग्रेजों ने रख दिया,